बेखौफ, बेबाक, लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। बदले बदले से यूं सरकार नजर आते हैं, बदले बदले से कुछ अंदाज नजर आते हैं। आजकल आरएसएस, मस्जिद, मोहन भागवत, बीजेपी सरकार, इन्हीं की बात चल रही है। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। सवाल ये नहीं है कि कोई मस्जिद क्यों जा रहा है, कोई मंदिर क्यों जा रहा है। चुनावों में ये होता आया है, राजनीतिक दलों ने हमेशा किया है। सवाल ये है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद क्यों जा रहे हैं, मदरसे में जाकर बच्चों के सामने स्पीचेस क्यों दे रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर और एक्सपर्ट से क्यों मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या आरएसएस अब बीजेपी के बारे में समझ गई है, या उसको लग रहा है कि धरातल पर, जमीन पर, ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी अपना आधार खो रही है? तो क्या वो उसके सेवियर की तरह काम करने के लिए कि एक और सेक्शन को उसमें मिलाया जाए जो सेक्शन अक्सर उससे दूर होता है, या भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने फेलियर को, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहली बार बीजेपी या कहिए बीजेपी सरकार उसके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। दो बातें हो सकती हैं, सेवियर और फेलियर मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, वो कई मुस्लिम एक्सपर्ट से मिले, उनके बीच में बात हुई। दोनों ने अपने अपने मुद्दे बताए कि सिर्फ मदरसा को, वक्फ बोर्ड को क्यों टारगेट किया जा रहा है। उधर उन्होंने बोला कि मुसलमानों को काफिर जैसे शब्द, काउ स्लाउटरिंग, इन सब चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए। मेरी बात इसमें यह है कि वो उन मुस्लिम एक्सपर्ट्स को, काफिर वाली बात तो ठीक है, ये काउ स्लाउटर जो है वो तो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो सरकार को चाहिए, वो जहां बैन है वहां बैन है, वहां लगना चाहिए और वहां सरकार को रोकना चाहिए। और सरकार को, मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी को ये राय अपनी सरकार को भी देना चाहिए था, जहां उनकी सरकार है। आप समझ गए होंगे कौन स्टेट्स में, वहां अगर वो इस चीज को मानते हैं तो वहां भी उनको बैन करना चाहिए। मजबूत सरकार है, कानून बना सकते हैं संविधान में अमेंडमेंट्स लाकर। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरएसएस प्रमुख ये जो काम कर रहे हैं, ये एक तरह से पहली बार हो रहा है आरएसएस की तरफ से, या आरएसएस ने पहले भी मुसलमानों को साथ लाने की अपनी कोशिशें जारी रखी हैं? क्योंकि आप आरएसएस को अगर बिल्कुल देखेंगे, उस जमाने में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनी या विश्व हिंदू महासभा थी, उस वक्त मुसलमानों को बिल्कुल आरएसएस का जो एकदम कहते हैं फर्म रुख था, जो मजबूत और स्ट्रिक्ट रुख था, वो ये था कि मुसलमान दूसरे दर्जे के सिटीजन हो सकते हैं। ठीक है, चूंकि बंच ऑफ थॉट्स में हमने देखा है कि गोलवलकर ने लगभग उन्हीं बातों को लिखा है कि, लेकिन धीरे धीरे आरएसएस उन बातों से बाहर निकलती गई, क्योंकि आरएसएस को समझ में आ गया कि प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है, व्यवहारिक तौर पे ये नामुमकिन बात है एक इतनी बड़ी आबादी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मसला ये खड़ा हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की लीग से बाहर हो गई है? क्या आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी पर वो कंट्रोल नहीं रहा जो कभी रहा करता था, या सारी बातें गलत हैं? आरएसएस आज भी उतनी ही मजबूत है भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी को इसकी फिक्र, या वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस प्रेशर से निकालने की कोशिश कर रही है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। जो लोग जानते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी पूरा टर्म कंप्लीट करने वाले प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी आरएसएस के उस रुख से, जो फर्म रुख है हिंदुओं मुसलमानों के प्रति, उससे कभी भी वो अपने आप को बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं दिखाते थे। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वो आए थे आरएसएस से, उनको कहीं ना कहीं आरएसएस ने ही वो बीज दिया था। उस तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अलग बात है। अब मैं आपको कुछ बातें और बताऊं। आप जब पूरी तरह से रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बात नहीं है कि आरएसएस के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, आज जैसे इंद्रेश हैं, आज जैसे भागवत जी हैं, ऐसे पुराने नेता जो हैं वो कभी भी मुसलमानों के करीब नहीं आए। बात आपातकाल के दौरान की है, जेल का मामला था, सब जेल में थे, जितने भी कांग्रेस से विरुद्ध थे सब जेल में थे। तो आरएसएस, बीजेपी भी, बीजेपी तो उस वक्त थी नहीं, आरएसएस का लगभग वही हाल था, जेल में थे। उसी वक्त जमात इस्लामी के कई लीडर्स के बीच और कांग्रेस के, भारतीय जनता, आरएसएस के कई जो बड़े बड़े नेता थे, देवरस हो गए, आपके बाद में सुदर्शन जी भी रहे जो बाद में रहे, इन लोगों के बीच एक संबंध बनना शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं आरएसएस पहली बार मुसलमानों के प्रति उसके पर्सपेक्टिव में, उसके व्यूज में चेंज आए। लेकिन ये जो एकदम रेडिकल चेंज है कि मस्जिद में जाना, मदरसों में जाकर बच्चों को देखना, उनको अपनी तरफ से स्पीचेस देना, ये किसी ने नहीं किया था। ये किसी सरसंघ चालक ने नहीं किया, या किसी इंद्रेश कुमार, जिनके बारे में ये कहा जाता है, या जिनको ये रखा ही गया है कि वो मुस्लिमों का जो विंग है आरएसएस का, उसके प्रमुख हैं, लेकिन उन्होंने भी ये काम एग्जैक्टली नहीं किया। लेकिन अभी हमने देखा कि जब मोहन भागवत जी गए तो तय है कि जब बड़े ही जा रहे हैं तो फिर छोटों को क्या डरने की बात। उनके साथ इंद्रेश कुमार भी गए, कृष्ण गोपाल भी गए,
और इस तरह के और भी लीडर्स गए, या कहिए कि जो बड़ा नाम थे आरएसएस के, वो लोग सब गए इसमें। तो क्या आरएसएस भारतीय जनता, और एक चीज आपको मैं गौर करा दूं, एक चीज, एक तरफ मदरसों का वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश जो बीजेपी सरकार है वो हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल लग गई है मस्जिद और मदरसों के पीछे, और उनको चेक कर रही है, उनको पूरी तरह से ओवरहॉलिंग उनका टेस्ट हो रहा है, उनके एक एक कागज पत्र देखे जा रहे हैं, पीएफआई पर बैन लग रहा है, और इधर आरएसएस प्रमुख जिनके बारे में कहा था कि उसी की गाइडलाइन पर, उसी की आइडियोलॉजी को यथार्थ में लाने का काम राजनीतिक रूप में भारतीय जनता पार्टी करती है, वो एकदम अलग काम कर रही है। इधर ये कह रहे हैं, अच्छा एक तरफ मोहन भागवत का क्या बयान आता है आप याद कीजिए, वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। भारतीय जनता पार्टी उसी वक्त बहुत ही ज्यादा सख्त नजर आ रही है। यानी क्या, अच्छा इसके पीछे एक पॉलिटिक्स और हो सकती है क्या, ये दोनों मिलकर बैलेंस, क्या डराने की एक कोशिश हो रही है, और उसमें यह देखने की, देखिए आप डर जिससे रहे, जिन पावर से डर रहे हैं, आपको उन्हीं के साथ आना पड़ेगा, यू हैव टू सरेंडर। क्या आरएसएस ये बता रही है उनको कि आप हमारे साथ आइए, आप सेफ रहेंगे, आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी होगी? क्या ये है उनका मैसेज? ये समझने की बात है। 80-20 के मामले में आपको मैं क्यों बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो रिस्क नहीं ली, वो तो एकदम हिंदू मोबिलाइजेशन पर टिकी हुई है। पीएफआई पे बैन लग जाना, मदरसों और मस्जिदों को चेक करना, कोशिश होते होते बहुत सारी ऐसी चीजों, माइक्स को, मस्जिद की माइकों का बंद कर देना, अजान की आवाज को घटाने की बात उठाना, बहुत सारे लिंचिंग्स होना, ये सारी इन बातों को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान जिस तरफ अभी फिलहाल ले जाना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या आरएसएस, गौर से सुनिए, आरएसएस क्या सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने जा रही है? जो आरएसएस की वजह से जो जनरली सेकुलर पार्टियां, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं, वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व वाले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व पकड़ रखा था, खासकर राजीव गांधी के जमाने में उसने जबरदस्त पकड़ लिया था। राहुल गांधी ने भी कोशिश की लेकिन उनको फल नहीं मिला, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो माना ही नहीं जा रहा है, कि वो जो मनाने की कोशिश करते, अब वो उससे हट गए हैं, अब वो एकदम क्लियर कट हो गए हैं। अब वो अपने जिस फॉर्म में आ गए हैं, वो फॉर्म जो है वो विपक्ष का फॉर्म है, वो किसी को खुश करके अपना थोड़ा सा काम निकालने वाला या बच कर निकल जाने वाला फॉर्म नहीं रहा है। तो क्या आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का 80-20 का मामला, भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट इस पोलराइजेशन पर रहती है कि हिंदू हमारे साथ हैं, मुसलमान की हमें फिक्र नहीं होगी, चूंकि 80-20 का मामला है, 80% एंड 20%। लेकिन गौर कीजिए, चूंकि क्षेत्रीय दल भी हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका हिंदू बैकग्राउंड नहीं, हिंदुत्व वाला बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कास्ट बैकग्राउंड है। जैसे बिहार में आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई, बहन जी की बहुजन समाज पार्टी हो गई, ये सब हिंदू हैं, लेकिन ये इनके वोटर्स ओबीसी में आ जाते हैं। तो वहां मामला, तो भारतीय जनता पार्टी तीन मुद्दों को लेकर फिलहाल चल रही है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सांठगांठ है, या इसमें कोई डिफरेंसेस हैं वो देखने। वो तीन जो टॉपिक हैं उसके, वो है कास्ट, जिसको जातीय समीकरण, भारतीय जनता पार्टी उससे भी परहेज नहीं करती है। पहले उसने हिंदुत्व को ही मोर्चा, आप अगर इसका 84 के बाद का जो बीजेपी के बनने का जो इतिहास है वो देखेंगे अगर, तो वो रिलीजन बेस्ड पर था, क्योंकि आपको याद होगा मंडल कमीशन के गर्भ से निकली थी। मंडल कमीशन अयोध्या वाला मामला चल रहा था, बीजेपी को लगा ये बेस्ट टाइम है, इसी वक्त उठकर ये क्या कर दो कि भारतीय जनता पार्टी को फैला दो और जाति वाला मामला ही हिंदुओं में खत्म कर दो, उनको मोबिलाइज कर दो और इसको ये बना दो कि हिंदुओं और मुसलमानों का मामला है या हिंदुओं और गैर हिंदुओं का मामला है, कास्ट, रिलीजन और नेशनलिज्म। लेकिन ये जो नेशनलिज्म है, जो इतना महंगा नेशनलिज्म हो रहा है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, खाने के सामान, इवन की और जीएसटी का इस तरह से लग जाना, इतना महंगा राष्ट्रवाद हम कितने दिन तक बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि इतिहास में हमने देखा कि पहले भी, जिसका बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये बहुत महंगा, बहुत ही कॉस्टली नेशनलिज्म है, ये एग्रेसिव नेशनलिज्म और सब बात की चीज है, ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा है टू द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या ये सोचने और समझने की बात है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी उन्हीं चीजों को लीपापोती कर रही है, या आरएसएस उसकी लीपापोती कर रही है, बिल्कुल साइलेंट होकर, बिल्कुल चुपचाप से देखते हुए, या एक ऐसे सेक्शन को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है कि लो एक यही आपके साथ है, चूंकि विपक्ष को खत्म करने के लिए तय बात है कि जो बीजेपी के परमानेंट वोटर्स हैं उनमें सेंध लगाना मुश्किल है, तो कम से कम वो वोटर जो बीजेपी के परमानेंट नहीं और एंटी बीजेपी हैं उनको अपने करीब लगो। तो क्या वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का ये एक तरह से मस्जिद जोड़ो यात्रा है? क्या ये उसका परिणाम है? ये सोचने समझने की बात है। अगर इस पर आगे कोई डेवलपमेंट होता है तो पहल भारत फिर से आपके लिए कोई वीडियो लाएगा, लेकिन हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सच्ची पत्रकारिता दिखाते हैं।